हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष नागार्जुन की कविताओं में मूल भाव और संवेदना का क्या यथार्थ अभिव्यक्ति थी और उस अभिव्यक्ति में किस तरह की भाषा का प्रादुर्भाव था, वो मैं आज यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगी। संक्षिप्त रूप में नागार्जुन का परिचय, क्योंकि किसी भी लेखक का परिचय करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह की उसकी मानसिकता रही, किस तरह की उसकी अभिव्यक्ति रही और किस तरह से वह अपने भावों को, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता रहा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि नागार्जुन का जो परिचय है वह जीवन में अनेक प्रकार की जो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां थी उस पर आधारित था। कहने का तात्पर्य कि हम कई बार देखते हैं कि हम समाज से प्रभावित हैं या नहीं हैं। अगर जो लोग समाज से प्रभावित होते हैं वे कहीं ना कहीं समाज से, लोगों से जुड़े हुए होते दिखाई देते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी के नजदीक नहीं जाते तब तक हम उसकी व्यक्तित्व को नहीं जान सकते। इसलिए जब तक हम उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के नजदीक नहीं जाते तब तक हम उनकी मानसिकता, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से आर्थिक या सामाजिक या धार्मिक दबाव हमें देखने को मिलते हैं, उसका मतलब जो विस्तार है वो हम उनके साथ जुड़े रहने पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में नागार्जुन का परिचय। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का जीवन अभावों में बीता, क्योंकि अभावों से हमारा तात्पर्य बेटा यहाँ पर है कि हम जीवन में जब आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा तंगी देखते हैं या सहन करते हैं, तब हमें उस चीज का जो जानकारी है, बोध है या इल्म कह लीजिए, वो हमें पता चलता है। इससे पहले हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जो भोगा हुआ होता है उसी की अभिव्यक्ति हम बहुत ही समर्थ और सशक्त भाव में करने के लिए वहां पर उपस्थित रहते हैं। 1936 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागार्जुन को अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि बेटा पाली, मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं पर उनकी दक्षता थी, यानी कि कमांड थी। हम देखते हैं कि किसी भी भाषा का जो हम स्वर, व्यंजन या हम कहें जो नियम और सिद्धांतों के द्वारा द्वारा अभिव्यक्त की जाती थी, तो उसमें वह एक तरह से परिपक्व दिखाई देते हैं कि उन्हें हर चीज का ज्ञान वहां पर था। मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि मैथिली भाषा उनकी मातृभाषा थी, जिसके कारण वह अपनी भाषा के रूप और रंग का जो विस्तार है वो बहुत ही सद्भाव से और पूरे समर्पण भाव से करते हुए दिखाई देते थे। वे समाजवादी और वामपंथी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने कई प्रकार के आंदोलनों में भाग लिया। साथ ही भ्रष्टाचार, आडंबर और सांप्रदायिकता के प्रति उनके काव्य में आक्रोश का भाव झलकता दिखाई देता था। उनकी कविता में उनका भोगा हुआ यथार्थ था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि जो ये 1936 का समय था, उस समय बहुत सारे जो अनवांछनीय आंदोलन है वो वहां पर स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका दर्ज करते हुए दिखाई देते थे। और ऐसे समय में नागार्जुन ने समाज में जो हलचल चल रही थी उसके प्रति जो भाव है, जो आक्रोश है, जो क्रोध है, जो एक तरह से हम कहें विषमता है, उसको अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। क्योंकि जैसी प्रवृत्ति को हम झेलते हैं या महसूस करते हैं या भोगते हैं, उसी का प्रदापन हम सामने करते हुए दिखाई देते हैं। काव्य की मूल विशेषता, यानी कि इनके काव्य की जो मूल विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं कि जनजीवन से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ हम देखते हैं जनजीवन से जुड़े होने के कारण वह पूर्ण रूप से, जैसे हम अपने लिए फील करते हैं किसी चीज को, वैसे ही हम दूसरे के लिए भी अगर फील करने लग जाए तो हमारा समाज बहुत ही ज्यादा स्वच्छंद और मुक्त रूप से अपनी जीवन का निर्वाह कर सकता है। तो उसमें उन्होंने अपनी कविताओं में जनजीवन से संबंधित भावनाओं, संवेदनाओं, देश प्रेम, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति, शोषण और अत्याचार से त्रस्त व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता का भाव प्रकट किया। देखिए आज के समय में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना ज्यादा लिप्त हो गया है कि वह सामने वाले व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता का भाव एक तरह से खत्म होता चला जा रहा है, सहृदयता का भाव खत्म होता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मूल्यों में कितनी तेजी से परिवर्तन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना रखते थे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हुए दिखाई देते थे, पर आज अगर किसी के घर में दुख बहुत ही विस्तृत रूप में
व्यापक रूप में या हम कहें कि दिखाई देता है, तो हमारी जो प्रवृत्ति हो गई है कि हम वहाँ से कट लेते हैं, एक तरह से उस जगह से हम हट जाते हैं, देखते ही नहीं, हम उसे इस तरह से नज़रअंदाज करते हैं। तो इस तरह से मूल्यों में जो परिवर्तन आया है वह काफ़ी हम देखते हैं कि हमारा गला घोट रूप वहाँ पर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति है वह इन नियमों, इन संवेदनाओं के भाव से ही अपने जीवन का यापन करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम अपना जीवन जो जी रहे हैं वह कहीं न कहीं नियमों के आधार पर, नियमों से हम ज़रा भी इधर-उधर होते हैं तो हमारी जो व्यक्तित्व है, हमारे जीवन में एक तरह से बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। तो ये बदलाव कई बार लोग सहन कर जाते हैं और कई बार नहीं भी कर पाते हैं। अ, मैं और आप तो उस अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाते, पर जो लेखक है, लेखिका है, कवि है, कवयित्री है, वे कहीं न कहीं अपने भावों को जो ये आधार रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वो हम तक पहुँचाते हैं। तो हमें उस देश के या उस काल की जिस तरह की स्थिति परिस्थिति है, उसका ज्ञान या बोध होता हुआ दिखाई देता है। जो कविता का रचना संसार जो इन्होंने 4 आधारों पर व्यक्त किया है, वह कहीं न कहीं हमारे मूल हम कहें कि मूल्य हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस तरह की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। सामाजिक कविता का जो आधार उन्होंने लिया वह गाँव और शहर से के जनजीवन से जुड़े हुए भाव, घटनाएँ और समस्या आदि का रूप उसमें स्पष्ट किया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाया, जो ज्वलंत विषय है उनको उठाया, जो आत्मीयता से जुड़े विषय हैं उनको भी उन्होंने वहाँ पर उठाया उठाया और जिस तरह से गाँव के लोग पलायन करके शहर की ओर अग्रसर होते हैं और शहर में किस तरह से चकाचौंध में अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी जो मूल्य हैं वह कहीं न कहीं खोते हुए भी दिखाई देते हैं, पर वह दोबारा जब गाँव के निकट आते हैं तो वो सारी भावनाएँ, सारी संवेदनाएँ वहाँ पर उजागर होती हुई भी दिखाई दी है इनकी कविताओं के माध्यम से। राजनीतिक कविता, राजनीतिक में इन्होंने दलों के आधार पर अपनी भाषा को वहाँ पर अभिव्यक्त किया है, नीतियों के द्वारा उनके सिद्धांतों के, उनके वर्गों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। घटना और व्यक्ति विशेष पर भी कहीं न कहीं उन्होंने व्यंग, टीका-टिप्पणी करते हुए अपनी कविताओं का जो रूप, सौंदर्य है, वो वहाँ पर वर्णित किया है। प्रकृति परक कविता, वे हम देखते हैं कि जब हमारे आस-पास कोई नहीं होता, तो हम कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारा एकमात्र सहारा वहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि अकेले जीवन जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो उस कठिनता को दूर करने के लिए जब हमारे पास कोई भी मानवीय सद्भाव या भाव वहाँ पर उपस्थित नहीं होता, तो हम प्रकृति के निकट जाकर अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपने अभावों को, अपने अलगावों को, अपने अवसादों को वहाँ पर प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। सौंदर्य परक कविता में भी उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का जो अद्भुत रूप वहाँ पर प्रस्तुत किया है, वह देखते ही बनता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कवि ने किस तरह से अपनी भावा अभिव्यक्ति के द्वारा इन भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। अब बेटा इसमें जैसे कि आज 5 कविताओं का जो रूप स्वरूप है मैं आपके सामने प्रकट करने का प्रयास कर रही हूँ। उसमें जो व्याख्या के जो तत्व हैं, वे इसकी पूरी तरह से जान होते हैं। जैसे मैंने आपको आपकी क्लास के संदर्भ में भी बताया था कि जब हम 10 या 12 मार्क्स की कविता का जो व्याख्या करते हैं, तो उसमें उसके मूल जो तत्व है, उनका बहुत ज़्यादा महत्व वहाँ पर दिखाई देता है। तो स्वप्रथम रूप में हम देखते हैं, मैं जल्दी-जल्दी से ये पढ़ देती हूँ और इसका विस्तार मैंने अपनी क्लासेस में किया ही है, पर मैं एक बार दोबारा से भी कर देती हूँ। प्रसंग से हमारा तात्पर्य है बेटा कि हमें जो स्टैन्ज़ा जो भाव वहाँ पर दिया गया है, उसको वहाँ पर व्यक्त करना है। उसमें हमें 2 टुक बात यहाँ पर लिखनी है। पहले रचना का नाम लिखना है, फिर रचनाकार का नाम लिखना है। इतना ही वहाँ पर सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा उसको विस्तार देने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, आप उसे वाक्यों के उसमें मायाजाल में मत वहाँ पर ढालिएगा, केवल 2 शब्दों में अपनी बात कहकर वहाँ पर रुक जाइएगा। संदर्भ में हम देखते हैं कवि मतलब उस व्याख्या में उस संदर्भ में क्या कहना चाह रहा है, किससे कहना चाह रहा है और कब उसकी वह अभिव्यक्ति वहाँ पर दिखाई देती है, तो उसका संक्षिप्त में यहाँ पर आपको संदर्भ रूप प्रकट करना है, विस्तार में नहीं संदर्भ रूप में। व्याख्या में पूर्ण रूप से भाव का
जो अर्थ है वो स्पष्ट करना है। एक होता है लेखक का भाव जो उसने अपनी व्याख्या यानी कि कविता के समय प्रकट किया है। एक होता है आपका अपना भाव कि आपने उस कविता से उस समस्याओं के प्रति, घटनाओं के प्रति ये क्या वह उद्देश्य वहाँ पर पूर्ण करना चाहता है, उसके आधार पर अपनी अभिव्यक्ति भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर व्याख्या 12 नंबर की होती है तो वहाँ पर ये मतलब रूप वहां पर प्रकट करना चाहिए। केंद्रीय भाव से हमारा तात्पर्य है कि पूरी व्याख्या का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, निष्कर्ष क्या है, उपसंहार क्या है, वो आपको दो शब्दों में या दो वाक्यों में वैसे बहुत कम सीमित हो तो ज्यादा मुझे लगता है बेहतर होता है, पर आप यहाँ पर 2 या 3 लाइनों के संदर्भ में कर सकते हैं आप उसे प्रकट। अ, भाषा कि कवि की भाषा किस प्रकार से है, क्या वह स्वच्छंद रूप से है, आदर्श रूप से है, मिथक है, या हम कहें कि सद्धुकड़ी भाषा है, या हम कहें खड़ी बोली है, ब्रज है। ऐसी लेखक के आधार पर आप उसकी भाषा का जो रूप स्वरूप है वो वहां पर प्रकट करेंगे। अलंकार, अलंकार से हमारा तात्पर्य है बेटा कि उस जो कविता में अलंकार यानी कि सौंदर्य का रूप वहां पर, या साज सज्जा का जो रूप वहां पर प्रकट किया है उसका वहां पर आधार स्पष्ट करना है। जैसे कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभया अलंकार। उभया अलंकार अभी चलन में नहीं है, इसलिए 2 ही अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन कौन से अलंकार है, शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार है। छंदबद्ध रचना की, इसमें कवि ने किस प्रकार से छंदबद्ध रचना की है। उसमें छंद को 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक से हमारा तात्पर्य मात्राओं से संबंधित है, वर्णिक से हमारे तात्पर्य वर्ण से है, जैसे स्वर और व्यंजन के आधार पर हम वो देखते हैं। कल्पना में हम देखते हैं कि कवि ने किस प्रकार की कल्पना का यहाँ पर भाव प्रकट किया है। इसमें हम 3 आधारों पर इसे व्यक्त करते हैं, जैसे कि मिथक है, आदर्श है, या हम देखते हैं कि यथार्थ के संदर्भ में अपने भावों को प्रकट किया है। तो वो आप जब कविता पढ़ेंगे उसके आधार पर अभिव्यक्ति देंगे। जैसे नागार्जुन ने यथार्थ से संबंधित भावों का यहाँ पर रूप स्वरूप प्रकट किया है। गुण से हमारा तात्पर्य 3 प्रकार के गुण है, माधुर्य, ओज और अपना प्रसाद। तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार के गुण का यहाँ पर चित्रण किया है। रस, जैसे कि आप जानते हैं कि 9 प्रकार के हैं और भक्ति काल में 10 प्रकार के रसों का जो रूप स्वरूप है वह रचा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर किस रस की अभिव्यक्ति कवि ने की है, यानी कि कहने का तात्पर्य कि किस आधार पर वह अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई दिए हैं। नागार्जुन की जो पहली कविता है, यानी कि जो आपका ये क्रमबद्ध रूप है, उसमें पहली कविता है प्रतिबद्ध हूँ। यानी कि प्रतिबद्ध हूँ से यह हमारा तात्पर्य बेटा यहाँ पर ये है कि कवि ने किस तरह से अपनी एक तरह समाज के प्रति समर्पित भावना का रूप दिखाया है, कि वह समाज के किन किन पहलुओं के प्रति समर्पित है, वह किसके प्रति प्रतिबद्ध है, आबद्ध है या संबद्ध है। तो उसके आधार पर कवि ने पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। जैसे कि मैंने इसमें एक स्टैंजा लिया है कि जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से वह जीवन के हर संबंध से, हर पहलू से वह कहीं ना कहीं इसमें अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले का भी मैं एक बार आपको पढ़ दूं, जो पहला स्टैंजा है वो आप देख लीजिएगा। प्रतिबद्ध हूँ, शतधा प्रतिबद्ध हूँ, ये पहला स्टैंजा है। उसमें कवि ने क्या भाव बताया है वो मैं बताती हूँ, फिर इसके बाद दूसरा भाव मैं यहाँ पर बता देती हूँ। कि इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि ये मुक्त छंद कविता है बेटा, और इसमें कवि ने विद्रोही अपने स्वर को यहाँ पर इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और नागार्जुन ने इन काव्य की पंक्तियों में अपनी वचनबद्धता, अपना जुड़ाव और लगाव को प्रकट किया है, क्योंकि जिसके प्रति ये तीनों भाव हम प्रकट करते हैं हम पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित है ना। क्योंकि हम वचनबद्ध किसके लिए हैं, जो हमारा प्रिय है, जो हमारा निकट है, उसके लिए हम वचनबद्ध रहते हैं। जुड़ाव, हमारा लगाव किससे होता है, आते जाते व्यक्ति से तो नहीं होता ना। अगर हम समाज से भी जुड़े हुए हैं तो समाज की जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसके प्रति हम समर्पित भाव वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। नागार्जुन समाज से, जनजीवन से जुड़े हुए हैं, तो वह अपने आप को वहां पर संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं संबंधित हूँ
और ठीक से बंधा हूँ, यानी कि समाज से ठीक से बंधा हुआ हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा जुड़ाव है, यानी कि मेरा समाज से जुड़ाव है, और जुड़ाव जहाँ होता है वह लगाव अपने आप वहां पर उत्पन्न हो जाता है। मेरा लगाव समाज के सभी मनुष्य की पल पल होने वाली उन्नति के लिए उन लोगों से है, यानी कि मेरा वहां पर मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं वहां पर आबद्ध हूँ, मैं वहां पर एक तरह से मेरा जुड़ाव है जो समाज के साथ विकसित होने का वहां पर प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। या सभी उन मनुष्य के लिए जो समाज के द्वारा अपनी उन्नति को अग्रसर करते हुए दिखाई देते हैं। मेरी प्रतिबद्धता उस अपनेपन के विरुद्ध है जो सिकुड़ा हुआ है, संकुचित है। कहने का तात्पर्य है, कई बार इस तरह की भी प्रवृत्ति वाले लोग या समाज में जो चल रहा होता है उसके प्रति लोग अपना विरोध प्रकट करते हुए नहीं दिखाई देते, जैसा हो रहा है वैसा चलने देते हैं। वहां पर नागार्जुन कहते हैं कि मैं उस मनुष्य के लिए, उस समाज के लिए भी मैं इस तरह के भावों के जो प्रति है मैं वृद्ध हूँ, जो सिकड़ा हुआ है, जो संकुचित है, जो केवल अपने ही दायरे में समेटा हुआ है। मैं सब कुछ मतलब जो समाज ने या समाज में है वह सब कुछ अपना है, इस भावना का विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। जो लोग अंधे और बहरे हैं, कहने का तात्पर्य जिसमें कहते हैं ना कि कानों में जूं नहीं रेंगती, इस तरह की लोकोक्ति भी यहाँ पर हम कहें मुहावरों के द्वारा अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है कि व्यक्ति को हम कितना भी समझा लें, कितना भी बार बार कह लें, फिर भी उनके कानों तले मतलब जू नहीं रेंगती, मतलब कोई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन व्यक्तियों के लिए भी मैं बहुत ज्यादा इस तरह से मैं अपने भावों को व्यक्त करता हूँ कि वह जीवन में जो भी कुछ देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, और उसके प्रति सही रास्ता बताने को भी मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, यानी कि मैं उन लोगों के लिए भी समर्पित भाव हूँ जो समाज में जो नियम है, जो कानून है, जिस तरह की नीति अनीति चल रही है उसके विरुद्ध में भी मैं खड़ा हूँ, तो उसके पक्ष में भी मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं समर्पित भाव वहां पर मैं दे रहा हूँ। मैं अपने आप को भी अनुचित लगाव और अधिक ज्ञान अज्ञान से बचाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, यानी कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको भी मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति पहले अपने अंदर जिस तरह की कमियां होती है उसको दूर करने का प्रयास करता है, उसके बाद वह दूसरों के प्रति सुधार की भावना को अपनाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर उस भाव को भी कवि ने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना कहा चाहा है। जी हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं पूरी तरह से निश्चय कर चुका हूँ। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर है कि कभी पूर्ण रूप से समाज में, समाज के प्रति जो मनुष्य अपना कार्य कर रहे हैं, और ऐसे मनुष्यों के ऊपर भी उन्होंने तीखा व्यंग किया है जो समाज के नियमों, कानूनों या कर्तव्य अधिकार से मुंह मोड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने प्रति भी एक तरह से प्रतिबद्ध है, लगाव भी अपने प्रति रखते हैं, जो उनके अंदर कमियां हैं उनको भी वह दूर करने का प्रयास करते हैं। इन शब्दों के आधार पर उन्होंने अपनी कविता का मूल भाव प्रकट किया है। आबद्ध हूँ, जी आबद्ध हूँ, स्वजन प्रियजन के प्यार की डोर में, प्रियजन के पलकों की कोर में, अपनीली रास्तों के भोर में, बहुरूपा कल्पना रानी के आलिंगन पाश में, तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंतुरित शिशु सुलभ हास में, लाखों लाख लाख मुखड़ों के तरुण उल्लास में आबद्ध हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा, कवि अपनी भावनाओं के द्वारा यह अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं कि मैं संबंधित हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने परिजनों और सेवकों के प्रति एक मतलब रेशम की डोर से बंधा हुआ हूँ। जो मेरे प्रिय लोग हैं, मैं उनकी हर एक समस्या में, हर एक अवस्था में मैं उनके साथ बंधा हुआ हूँ। तात्पर्य बेटा ये है कि वे जो संकेत कर रहे हैं कि मुझे जो मानना पड़ता है, स्वजनों से जो प्यार भरी जो बातें हैं, रातें हैं, वह समाप्त हो जाती हैं। जब सवेरा हो जाता है उस समय अनेक रूपों वाली कल्पना रानी के आलिंगन के
जाल में कवि ने अपनी जो अवस्था है उसको वहां पर चित्रित किया है कि मैं इन रिश्ते नातों में एक तरह से फंसा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, पर मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इस स्वीकार में मैं अपने जीवन की वह उपलब्धियों को भी जीता हुआ दिखाई देता हूँ जो मैंने अपने कर्तव्य, अपने अधिकार और अपने एक तरह से बंधनों के साथ बंध कर मैंने उस जीवन को जिया है। मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी के जो छोटे बच्चे हैं, उनके दांत जो निकल रहे हैं, वह छोटे बच्चों की सरलता से प्राप्त होने वाली हंसी हंसते हैं, वह हंसी मुझे बांधती है। उन बच्चों के मसूड़े लाल रंग के हैं, यानी कि जब वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, तो उनके इस तरह की मुख की जो अभिव्यक्ति है या आकृति है, मुझे कहीं ना कहीं आकर्षित करती हुई दिखाई देती है। उन मसूड़ों में जवान उमंग है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी भावी पीढ़ी है वह किस तरह से अपने आने वाले समय को अपने जीवन को उस तरह से निर्वाह करते हुए दिखाई देगी। नागार्जुन यह भी मानते हैं कि मैं इस उमंग से भी बंधा हुआ हूं, क्योंकि संबंध हमारा कभी भी हम देखते हैं कि उस रूप में विच्छेद नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो सब चीजें चलती हुई दिखाई देती है, चाहे वह रिश्तों में अवरोध की स्थिति आ जाए या हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रति कार्य करते हुए भी दिखाई देते हैं। सैकड़ों तरह से बंधा हुआ, मतलब अनगिनत रूप में मैं अपने परिवार से बंधा हुआ हूँ। अगली कविता है बेटा, बादल को घिरते देखा है। इसमें कवि ने प्रकृति का जो सौंदर्य है उसमें भावनाओं का यथार्थ रूप किस तरह से अभिव्यक्त किया है, ये पूरी व्याख्या के संदर्भ में मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। ये शुरू की एक व्याख्या है जिसके द्वारा मैंने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। इसमें आप देख लीजिएगा कि ये पहला स्टैंजा ये है। नागार्जुन ने कविता संग्रह युगधारा से यह कविता ली है। कविता में कवि ने प्रकृति का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्षा ऋतु के आने पर सारी प्रकृति अपना किस तरह से अपने आप को परिवर्तित करते हुए या स्वच्छ करते हुए और उस स्वच्छ वातावरण में वे किस तरह से अपने क्रियाकलाप करती हुई नजर आती है, यानी कि शांत वातावरण में जब सब सो जाते हैं तब प्रकृति अपना कार्य करते हुए दिखाई देती है। और प्रकृति के जो कार्य है वह हम लोगों से अनदेखे अनभिज्ञ जरूर हो सकते हैं, पर वह अपनी स्वच्छता से उस कार्य को करती हुई नजर आती है। इन संकेतों को कवि ने निम्न बिंबों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी कि कहने का तात्पर्य है जो कविता का आधार है या मूल भाव है वह कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु या वर्षा के संदर्भ में अपनी बात वहां पर की है। कविता में हिमाचल की चोटियों, बर्फीली पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों, झीलों, लहरों और देवदारू के जंगलों के बीच वनस्पतियों, जीव जंतु, कार्य व्यापार और किन्नर की नदियों के मनोहारी रूप का यथार्थ चित्र बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो हिमाचल की जो चोटियां हैं उसमें किस तरह से बर्फीली पहाड़ियां उसके सौंदर्य को प्रकट करती हुई दिखाई देती है, और उस सौंदर्य में कितनी दुर्गम रास्ते हैं, झीलें हैं, लहरें हैं, देवदारू के जंगल हैं, जिसमें जीव जंतु अपने क्रियाकलाप करते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। कार्य व्यापार की जो नीति है वह उस व्यवस्था के प्रति भी एक तरह से अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति को कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ उन्होंने जैसे नदियों को हम यहाँ पर अपनी माता के रूप में संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर किन्नर की जो नदियां हैं उनका मनोहारी रूप, उनका सौंदर्य कवि ने यहाँ पर प्रकट किया है। कवि ने वर्षा में स्वच्छ और धवल हिमालय की चोटियों से घिरे बादलों को देखा है। यानी कि अब देखिए हम तो टीवी में ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि किस तरह से बर्फ पड़ रही है, क्योंकि बर्फ में आप अपना जीवन निर्वाह करना भी एक कठिन चुनौती के रूप में है, क्योंकि हम ये चीजें दूर से ही देखें तो हमें ज्यादा आकर्षित करती हुई दिखाई देती हैं, पर अगर हम इसके समीप जाकर देखें तो हमें वो सहन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवाओं का संदर्भ यहाँ पर है, एक तो हमारे शरीर झेल जाता है, और बर्फीली पहाड़ियों में ठंडी हवा को झेलना कईयों के लिए आकर्षण का माध्यम रहता है, तो कई लोगों के लिए सुखद या आनंद के रूप में भी चित्रित होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि ने
उस हिमालय की चोटियों में बर्फ की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, उसको यहाँ पर प्रकट किया है, जहाँ संपूर्ण प्रकृति खुशी से भर जाती है, यानी कि अपनी आगोश में ले लेती है। मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर ओस के कण के मोती समान गिरते हुए देखा है। वर्षा ऋतु में हंसों और झीलों में तैरते हुए कमल नालों को खोजते हुए देखा है। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से कवि ने अपनी भावा अभिव्यक्ति वर्षा ऋतु के द्वारा हिमालय की चोटियों में किस तरह का जीवन यापन होता है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति होती है, उसका वहां पर भाव प्रकट किया है। रात में चकवा चकवी की वृह वेदना तथा सुबह में प्रेम क्रीड़ा में लीन चकवा यानी कि पक्षी हैं, जिनके द्वारा उनके प्रेम का जो है संबोधन रूप यहाँ पर प्रकट किया गया है कि रात में किस तरह से चक्कर चुकी अलग हो जाते हैं और सुबह उठते ही वे प्रेम क्रीड़ा में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाते हैं। दुर्गम घाटियों में युवा हिरण को खींचते हुए देखा है कि जब वह अपना रास्ता पार करता है तो उसमें अनेक प्रकार की जो कटीली हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं, वो उसके शरीर को भेदती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और अन्य मादक दृश्यों में कवि ने कविता के माध्यम से अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्रण का रूप स्पष्ट किया है। नागार्जुन जन भाषा के सशक्त कवि हैं। भाषा विन्यास में कवि का प्रभाव दिखाई देता है। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह कहीं भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, तभी वह इतनी अपनी कविताओं में उस सौंदर्य को, उस भाव को, उस वेदना को, उस संवेदना को, उस चित्रण को प्रकट कर पाए हैं। उन्होंने जगह जगह जाकर यह अनुभव प्राप्त कर अपनी कविता को देखा है, लिखा है और जिया है। उनका साहित्य भारतीय चेतना के आधार बोध को भी कहीं ना कहीं चित्रित करता हुआ दिखाई देता है। प्रेत का बयान, आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति जीवन में उत्पन्न विसंगतियां किस तरह से एक तरह से कष्ट में बना देता है, उसका यहाँ पर मार्मिक चित्रण कवि ने किया है कि किस तरह से व्यक्ति जब अपनी ही जिंदगी में अनेक पीड़ाओं के द्वारा अपना जीवन यापन करता है तो वह किस तरह से अपने जीवन को अभिशाप के रूप में जीता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन है और उस कठिन में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की त्रासदियां हमारे समक्ष आती हुई दिखाई देती है और उस असक्षमता या असमर्था को पार करने के लिए अनेक प्रकार की पीड़ाओं का जो रूप स्वरूप है वह कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें हम देखते हैं कि 7-8 स्टैंजा है, यानी कि व्याख्या है, और उसमें बहुत ही सरल शब्दावली में कवि ने अपनी आप बीती को वहां पर व्यक्त करने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर ये है कि कवि किस तरह से अपनी भावा अभिव्यक्ति के द्वारा इन कविताओं के माध्यम से अनेक प्रकार की पीड़ा को वहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन है और उस कठिनता में हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में जो जुड़ी हुई कर्तव्य है, अधिकार है, उनसे बंधा हुआ है। क्योंकि परिवार का एक तरह से पालन पोषण करना आसान नहीं होता, क्योंकि जिस तरह का समाज है और जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसमें व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हुए दिखाई देता है, उसका यहाँ पर रूप स्वरूप प्रकट किया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं बेटा कि प्रेत ने यमराज से अपनी मृत्यु के विषय में जो कहा वो क्या था, है ना? इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। या यमराज ने जब प्रेत की बात पर विश्वास नहीं किया तो उसने यमराज से क्या कहा। मूल रूप से हम ये देखते हैं कि जो पूर्ण कविता है वह कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से जो ग्रस्त है उस भाव को यहाँ पर कवि ने प्रकट करने का प्रयास किया। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो पूरी भावनात्मक रूप को कवि ने प्रकट किया वह कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आप बीती का जो रूप स्वरूप है वह बताने का प्रयास किया है। क्योंकि जहां पर वह बस्ती की बात कर रहे हैं या स्वाधीनता की बात कर रहे हैं या किस तरह से आर्थिक दबाव के कारण वह अपना जीवन यापन कर रहे थे, मास्टर होते हुए भी उन्हें 9 महीने तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था, एक एक पल कटना मुश्किल हो गया था। और इसी आर्थिक तंगी के कारण जो उनका परिवार था, उनके जो बच्चे थे वह यानी कि पत्नी थी, 4 बच्चे थे, वह कहीं ना कहीं इस स्थिति परिस्थिति को झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई।
और अब मैं बचा हुआ हूँ और इस बचने के क्रम में मैं अपने जीवन में जो स्थिति परिस्थिति है उसको लगातार मैं झेल रहा हूँ, क्योंकि आर्थिक तंगी का जो अभाव है वह जीवन में सबसे बड़ा अभाव है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। सतत प्रयास द्वारा ही दूर करते हैं, पर वो भी कई जगह मुमकिन हो पाता है, कई जगह मुमकिन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो हमारी पौराणिक कथाओं के आधार पर कवि ने जो प्रासंगिकता या पौराणिकता के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है, वह देखते ही बनती दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य इसमें प्रेत और आपके यमराज के पीछे जो बीच में जो संवाद चल रहा है वह बहुत ही ज्यादा मार्मिक है, कारुणिक है, दया से पूर्ण रूप से है कि किस तरह से व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि एक ऐसा कहा जाता है कि जैसा मनुष्य जीवन में आता है, यानी कि जब बच्चे के रूप में आता है तो वह सब रोगों से मुक्त होता हुआ दिखाई देता है। जब वह मृत्यु अवस्था तक पहुंचता है तब भी वह रोगों से मुक्त दिखाई देता है। अब देखिए कि पूरी तरह से मनुष्य ठीक हो जाएगा तब उसकी मृत्यु होगी। हम देखते हैं कई बार बहुत सारी ऐसी महामारियां आ जाती है जिसके कारण जीवन जीना कठिन हो जाता है। अभी कोरोना महामारी के कारण सेकेंड वेव में हम देखिए कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो वह कहीं ना कहीं कोरोना के कारण हुई है। और कई लोगों की मृत्यु दस्त लगने से, पेचिस लगने से या बुखार आने से या अनेक प्रकार से आ जाती है। तो यहाँ पर जो यमराज है जब संवाद करते हैं तो वह पूर्ण रूप से उसे दबाव बनाते हुए कहते हैं कि तेरी मृत्यु कैसे हुई। तो वह बताता है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई, उसका पूरा संपूर्ण रूप आप व्याख्या में देख लीजिएगा एक बार, तो जिसका आधार यहाँ पर प्रस्तुत संक्षिप्त रूप में करने का प्रयास किया है। बहुत दिनों के बाद कवि ने गांव और शहरी जीवन से संबंधित अपने अनुभवों को व्यक्त किया है कि किस तरह से गांव का जीवन होता है और किस तरह से शहर का जीवन होता है। गांव के जीवन में कितनी एक तरह से सादगी है, स्वाभाविकता है, या मूल्यों का जो संपूर्ण रूप है वह हमें गांव में दिखाई देता है। शहरों में तो केवल हमें बदलते मूल्यों की जो कटाक्ष है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, वही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा हताश और निराश हो जाता है, जिसके कारण वह अंत में अपने जीवन को समाप्त करने के लिए भी अनेक प्रकार के उपक्रम रचता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि ने गांव और शहर के बीच तुलनात्मक रूप का जो आधार प्रस्तुत किया है वह देखते ही बनता है। जब वह कवि गांव की ओर अग्रसर होता है, जाता है, तो वह देखता है कि किस तरह से गांव में हरियाली है, फसलें किस तरह से लहरा रही हैं और किस तरह से वह अपनी आंखों की अनुभूति को एक तरह से महसूस कर रहा है। क्योंकि शहर में इस तरह की सुंदरता या हम कहें कि उस तरह के भावों का जो रूप है वह हमें कम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कवि अनेक प्रकार से अपनी भावा अभिव्यक्ति को इन आधारों पर व्यक्त कर रहा है। इस पूरी कविता में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 6 आधार प्रस्तुत किए गए हैं। उन 6 आधारों का रूप ही इसमें आप दिखाइएगा और बताइएगा कि किस तरह से आंखों की अनुभूति के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। कानों की अनुभूति के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से वह फसलों का जो रूप स्वरूप है वह वहां पर दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि किस तरह से वह दिखाई दे रहा है कि कविता में कवि ने जैसे अभी बताया 5 इंद्रियों के माध्यम से उमंग और उल्लास को चित्रण कर रहा है। और उसमें हम देखते हैं कि कानों की अनुभूति, यानी कि जिस तरह से फसल या किसी चीज की कटाई हो रही है तो उसको, या जो फसल काटते हुए, धान कूटते हुए जो नारी है या युवती है वह गान कर रही है, लोकगीत वहां पर गा रही है। तो लोकगीतों की जो ध्वनि है वह कहीं ना कहीं आकर्षित करती हुई दिखाई देती है, मादकता से पूर्ण दिखाई देती है। ना कि सुगंध को वहां पर व्यक्त किया है कि किस तरह से वह सुगंधित भोजन या किस तरह से उसके प्रति आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहा है। स्पष्ट की अनुभूति यानी कि स्पर्श की अनुभूति का वहां पर चित्रण किया गया है। स्वाद के अनुसार रूप व्यंजन के रूप में वहां पर दिखाया गया है कि किस तरह से वह गन्ने
चूसते हुए दिखाई देता है या गन्ने का रस पीते हुए दिखाई देता है, या हम देखते हैं कि वह फलों के द्वारा अपनी तृप्ति करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि 6 आधार इसमें, जैसे रस, गंध, शब्द और स्पर्श के माध्यम से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है। अकाल और उसके बाद में भयानक चित्रण यहाँ पर कवि ने दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में, अगर अकाल जब आ जाता है और अकाल के बाद की त्रासदी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसमें कवि ने मार्मिक ढंग से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया गया है। कई दिनों तक या कई दिनों के बाद, यानी कि पूरे उसमें हम देखते हैं कि कवि ने इस रूप को यहाँ पर चित्रण किया है। इसको मैं पूरी तरह से कविता को आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ कि किस तरह से कवि ने अपनी भावनाओं की, अपनी वेदनाओं की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि कवि किस तरह से अपने जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुजरता हुआ दिखाई देता है और उस पीड़ा में किस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति को भी वह व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन ने अकाल के बाद की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसका यहाँ पर भाव रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि अकाल के भीषण दिनों में घर के जो लोग थे, नर नारी थे और बच्चे थे, उन पर अनेक प्रकार की पीड़ाओं का जैसे एक तरह से बवंडर ही गिर गया था और उसमें उनका क्या जीवन, क्या उनका अस्तित्व रह गया था। खाने के लिए दाने नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इस तरह की अव्यवस्था का या आपदा का उन्होंने रूप यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से चूल्हे और चक्की कई दिनों तक उदास रही, क्योंकि उसमें जब खाना नहीं पकेगा तो उसकी सौंदर्यता या उसकी उपयोगिता वहां पर क्या रह जाएगी। घर की कानी कुतिया को भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। जब घर में कुछ खाने के लिए नहीं बना है तो अन्य को किस प्रकार से दिया जा सकता है, और चूल्हा गर्म ही नहीं हुआ था तो खाना किस प्रकार से बनता। अतः कुतिया भी उदास भाव से चूल्हे के पास सोती रहेगी, कब चूल्हा जलेगा और कब उसको खाना मिलेगा। ये भाव केवल मनुष्य के नहीं है, देखिए पशु पक्षी सभी के हम दिखाई देते हैं, क्योंकि भोजन से हमारा जीवन, हमारा सौंदर्य बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि हमें पूर्ण रूप से ऊर्जा वहां पर मिलती है। अगर हम 1-2 दिन उपवास रख लेते हैं तो हमारी हालत क्या होती है, और जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारी आंखों में किस तरह से चमक आती हुई दिखाई देती है, उसका भी भाव कवि ने यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास किया है। घर के वातावरण में इतनी मुर्दनी, यानी कि इतनी हम कहें कि एक तरह से भयानक शांत रूप वातावरण वहां पर छाया हुआ दिखाई देता है कि कीड़े मकोड़े भी उस वातावरण में रहने के लिए वहां पर समर्थ रूप से वहां पर नहीं है। इसलिए छिपकलियां भी इधर उधर घूमती फिरती हुई वहां पर दिखाई देती है, मानो घर की पहरेदारी कर रही हो। अकाल के दिनों में अन्न और खाद्य सामग्री का इतना मतलब हम कहें कि भीषण रूप यहाँ पर दिखाया गया है, इतना अभाव दिखाई दिया है कि बेचारे चूहे भी कई दिनों तक उस हारी हुई एक तरह से प्रशस्त रूप या उसकी दशा को वहां पर चित्रण किया गया है। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पे है, जब इस तरह की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अनेक प्रकार की विडंबनाएं, विषमताएं हमारे जीवन में आ जाती है और उन्हें दूर करने के लिए समय तो चाहिए होता है, और समय का जो अभाव है वे व्यक्ति के जीवन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठे घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। कहने का तात्पर्य है जब खाना घर में आ गया तो घर वालों की आंखों में चमक आ गई, जो आसपास के जीव जंतु थे, पक्षी थे, उनकी भी आंखों में चमक आ गई। कहने का तात्पर्य है कई दिनों के पश्चात जब घर में अनाज आया तो चूल्हा जलाने का
एक सुअवसर मिला और उसमें धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि खाना बनेगा तो सुगंध हवा में वहां पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। घर में चूल्हा जलते देखकर घर के सभी सदस्यों की आंखों में चमक आ गई कि अब खाना मिलेगा, और खाने के बाद जीवन की ये सुखद तृप्ति है, जिसे जो बोल सकता है वो व्यक्त कर पाता है, जो नहीं बोल सकता वो अपनी भावों के द्वारा, अपने संकेतों के द्वारा उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। चलो आज कुछ खाने को मिलेगा। चूल्हा जलना चूल्हा जलता देखकर घर के मानव सदस्य ही नहीं, वहां पर जितने भी पशु पक्षी थे, कौवे थे या फिर अन्य थे, वह सारे उसमें आ गए और अपने लिए वहां पर उपस्थित एक तरह से उपस्थिति वहां पर दर्ज कराने लगे। तो कवि ने यहाँ पर अकाल के बाद की स्थिति परिस्थिति दोनों रूपों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर समापन मैं करती हूँ, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नागार्जुन ने अपनी कविताओं में जनजीवन में उठ रही वेदना, संवेदना, ज्वलंत विषयों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।